लेकिन सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक जो है सीनियर मोस्ट व्यक्ति चुना जाता है। तो उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर सबसे योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बार और बेंच की लड़ाई होती है, जाति की लड़ाई नहीं है मेरे समझ से। बार और बेंच हमेशा लड़ती है। अगर कोई एडवोकेट्स कोई पटिशन लेके जाता है और कोई जज अगर अनवांटेड कमेंट करता है तो इसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होता है, भले वकील आकर के बाहर कर जाता है। अगर कमजोर है, शोषित है या वंचित है या पिछड़ा है या निर्बल है, दुर्बल है, अगर ये मानक है तो ये तो सभी जातियों में होंगे ना, सवर्णों में भी होंगे, सवर्णों में होंगे ना। उनकी आवाज कौन उठा? अपना महर्षि वाल्मीकि भी तो शूद्र जाति से थे, हैं? वेद व्यास को अपनाया, तो हम अंबेडकर को क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? हम बी एन राव को क्यों नहीं अपनाएंगे? जितने लोग भी कमेटी में थे उन सब लोगों की देश में एक बार फिर से चर्चा चलने लगी है कि संविधान निर्माता कौन है। इधर ग्वालियर के एक वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा जी ने एक विवाद पैदा कर दिया और बी एन राव को कहने लगे कि संविधान के निर्माता तो असलियत में तो वही है, लेकिन भारत में दलित वोटों के चक्कर में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान निर्माता का सारा श्रेय दे दिया जाता है। उनके कहने का मतलब है कि जब संविधान सभा ने पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उसकी समीक्षा कर रहे थे, तो कैसे सारा श्रेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चला जाता है? अगर श्रेय जाता है तो बी एन राव जी को जाता है, नहीं तो संविधान सभा को जाता है, जो 299 लोगों ने उस संविधान सभा को लिखा था। इसी पर टकराव हुआ और आपने देखा होगा कि कई जगह उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। भीम आर्मी के लोग भी आक्रोशित हुए, बहुजन लोग आक्रोशित हुए, उधर ब्राह्मण और जो बी एन राव को मानने वाले लोग वो भी आक्रोशित हो गए। 15 को चलो ग्वालियर रैली है का एक नारा भी दिया। तो दोनों तरफ से जब टकराव सामने आया तो दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो सांसद एवं अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जो है कि हम संवैधानिक परंपराओं को मानते हुए हम इस चीज़ वहाँ नहीं जाना चाहते ताकि टकराव हो। बाकी जनता है, ये इनसे हम बात करते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो भी एक इंटरनेशनल कोर्ट के जो है न्यायाधीश भी रह चुके हैं और अंबेडकर जी के पास तमाम डिग्रियां और बैरिस्टर जैसे पोस्ट को भी सुशोभित करते हुए संविधान के निर्माता के रूप में आज भारत देश में जाने जाते हैं। अब ये टकराव का कारण क्या बन रहा है? क्योंकि चुनाव आ रहा है। राय साहब आपका स्वागत। ये बताइए कि अब विवाद ये क्यों छिड़ रहा है कि किसी कह रहे, वो उनके कहने का मतलब है कि दलितों के वोट के लिए और दलितों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से 80 के दशक में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरीके से पार्टियां उनको महत्व में लाई और उसके बाद सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम होने लगा, वैसे तो संविधान सभा में तो जो 299 लोगों ने लिखा था उनका नाम होना चाहिए। देखिए, कारण ये था कि पूरी संविधान सभा 3 पैरे में विभक्त है। पहला पैरा पथ प्रदर्शन का कार्य करता था, दूसरा पैरा पथ निर्देशक का कार्य करता था। अब तीसरा पैरा जो है, जो तीसरा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पैरा है, जो पथ निर्णायक का कार्य करता था। संविधान सभा की जो पीठ थी वो 3 पार्ट में विभक्त थी। अब 3 पार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पार्ट का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब कहने का मेरा मतलब कि देखिए, आजाद भारत डेमोक्रेसी में माफ करिएगा हमारी कहीं ना कहीं व्यवस्था है जो हम असली दहलीज को आपके चैनल पर सामाजिक रूप से मैं नहीं रख सकता। कारण ये है कि हम अपने विरासत में जो चीज हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, दोष गुण के आधार पर हम मूल्यांकन तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पैरे का अनदेखी करके, किसी के भावनाओं का अनदेखी करके, किसी के सोच का अनदेखी करके हम जो है अपनी राय को व्यक्त करने में आपके चैनल पर पूर्ण रूपेण से विवश हूं। कारण ये है कि आजाद भारत में आप सही बात नहीं बोल सकते। अगर सही बात जी ने सही बोला था क्या? देखिए, मैं देखिए जहां आप हमको ले जाना चाहते हैं तो भाई हम भी थोड़ा मोड़ा, भाई 9 दंगल लड़े हों, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो हम अखाड़ा में जरूर लौटे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है सर कि आप गुरु, एकदम सीधी बात है कि जिस कमेटी का श्रेय
जिसको जाता है, जिस कमेटी का पूरे विधा का अगर तीनों कमेटी को समायोजित करके अगर ए क्लास जो पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही थी कमेटी, उसको विधा का इंचार्ज बनाया गया, तो मान लीजिए कि उस समय जो विधा का निर्माण हो रहा था उस समय तक तो ठीक था। जब विधा तैयार हो गई तो उसमें राजनीतिक पहलू जुड़ गए। आज जब राजनीतिक पहलू जुड़ गए तो कहीं न कहीं विधा के मनसा का जो दर्पण था वो भेदभाव से प्रेरित था। और यही हकीकत है कि जो है आप समझ लीजिए कि भेदभाव से पूरी देखिए, जो अभी जो टॉपिक चल रहा था, यहाँ सभी भाईचारा है। और एक टॉपिक चला था जो है संविधान के मैटर को लेकर के कि सीजेआई पर जो है जूता चलाया गया। दोनों जाति के लोग हैं, हम लोग एडवोकेट हैं, और जो जहाँ गलत रहेगा उसकी सही समीक्षा होनी चाहिए। जज साहब वहाँ तक ठीक हैं जहाँ तक जो है वह जो है न्यायिक निर्णय और संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वो ठीक था। लेकिन जो जजों का ये कल्चर आ गया है कि अनवांटेड कमेंट पास करने का, है ना, हम कोई पटिशन लेके जाते हैं तो पटिशन के जो प्लीडिंग्स है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप प्लीडिंग पर ही जो है प्लीडिंग को लिखाइए, प्लीडिंग सही है तो आप अलाउ करिए, अगर नहीं आता है तो खारिज करिए, है ना। एक वो भी मैटर चल रहा है। अगर एडवोकेट के ही फार्म तक अगर वो किया है ना, तो वो एक प्रतिरोध है। और ये जजों का जो है एक संदेश जाता है, चूंकि हम लोग बार हैं तो हमेशा बार और बेंच की लड़ाई होती है, जाति की लड़ाई नहीं है मेरे समझ से। बार और बेंच हमेशा लड़ती है। अगर कोई एडवोकेट्स कोई पटिशन लेके जाता है और कोई जज अगर अनवांटेड कमेंट करता है तो इसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होता है, भले वकील आकर के बाहर कर आता है, बार में उनकी निंदा होती है कि देखिए जो है फला जज हैं, और वो जज जो है पटिशन तो बाद में सुनते हैं, वो अनवांटेड कमेंट पास करते हैं, समय लेते हैं, कास्ट करते हैं, तो उसमें बार और बेंच की लड़ाई होती है। जो ये आया है, चूंकि दोनों लोग स्वजाति हैं, दोनों लोग स्वजाति हैं, तो यहाँ बार और बेंच की लड़ाई है। और कभी भी बेंच जो है उसको तो दलित से जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, ये देश में कुछ राजनीति होती है, हो सकता है कि मैं एक वो कर रहा हूँ। देखिए, और दूसरी बात है, धर्मों का एक जहर भी है। अगर धार्मिक भी बात लिया जाए तो जो जज साहब ने बोला था, तो वो चूंकि अब बौद्ध हैं और उन्होंने हिंदू पे कमेंट किया, इन्होंने लिया कि मैं हिंदू हूँ और ये बौद्ध हैं ना, और हिंदू धर्म की देवी देवता पे कमेंट किया। हम ये खोलना नहीं चाह रहे थे, कमेंट की बात कर रहे थे ना। जो कमेंट है धर्म को छोड़ करके किसी भी प्रकार का अनवांटेड अगर कोई कमेंट करता है तो वह जज के दायरे से बाहर होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आप बताइए कि डिबेट में तो होता रहता है, हालांकि जो बौद्धिस्ट हो गए और वो जो है दूसरे, वो भी दलित समाज से, पहले इसको कोशिश किया गया कि ब्राह्मणवाद से जोड़ा जाए, लेकिन हालांकि वो निकले वो उन्हीं के समाज के निकले। अब फिर ये लोग कह रहे हैं कि दलित के उत्पीड़न, दलित ने ही दलित के ऊपर उत्पीड़न किया, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार दलित से सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों जोड़ा जा रहा? पहली बात, जब वो बौद्ध धर्म को अपना लिए तो। और SC/ST एक्ट इतना आसान हो गया है क्या कि आप किसी को कुछ भी बोल दे, तुरंत आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, और वो आके हमारे देवी देवताओं के मूर्तियों को खंडित करते, तोड़ दें, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। यही बात, यही चल रहा है, परिवेश यही है। फिर भी उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं हो रही है। अगर वो CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई जनहित याचिका उनके पास जाती है, वो PIL थी, जनहित याचिका कि खजुराहो में इस मंदिर में विष्णु भगवान का मूर्ति है जो खंडित हो गई है, लोगों ने अपनी आस्थावश आपसे ये अर्जी लगाई है। उनको अगर वो चीज़ उचित लगी तो उसको एक्सेप्ट करते, उचित नहीं लगी तो उनको खारिज कर देना चाहिए था मुकदमा। फाइल भी आप फेंक रहे हो और ऊपर से ये भी कमेंट कर रहे हो कि जाके अपने विष्णु भगवान से बनवा लेना, जाके अपने भगवान से करवा लेना। सही, ये अनावश्यक है ना। ये तो हो ना कि सीधे आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा बात जूता चली नहीं है, जूता तो चला ही नहीं है, बस बातों का पतंगड़ बनाया जा रहा। वो बोले, किशोर जी बोले कि सर इस बर्ताव पर तो आम पब्लिक, हाँ, जूता चलने वाली हरकत है। बस इतना ही मैटर हुआ था, इतना ही मैटर, और उस पर इतना हुआ। हम करें दलित का मानक क्या है, हमको आज एक दलित बताए कि दलित का मानक क्या हो, सवर्ण क्यों टारगेट किया जाता है? अगर कमजोर है, शोषित है, या वंचित है, या पिछड़ा है, या निर्बल है, दुर्बल है, अगर ये मानक है तो ये तो सभी जातियों में होंगे ना, सवर्णों में भी होंगे, सवर्णों में होंगे ना। उनकी आवाज कौन उठाएगा? हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, हमारा लड़का नहीं पढ़ाई कर रहा है, वो भी फीस देता है। आप, हमारा लड़का 1200 रुपये का फॉर्म भरता है, आप फ्री वाला फॉर्म भरते हो।
फिर भी आप दलित कहते हो, ठीक। ये क्या मानक है भाई? क्या कहेंगे सर, ये जो अंबेडकर जी को लेकर और बीएन राव जी को लेकर एक अनिल मिश्रा जी ने भी एक तय किया, विवाद खड़ा कर दिया है कि संविधान निर्माता का सारा श्रेय भीमराव अंबेडकर जी को क्यों जाता है, जब संविधान सभा में लिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान उतना ही योगदान है। और बीएन राव साहब ने तो 249 आर्टिकल तक तो तब तक लिख चुके थे, तब अंबेडकर जी की प्रारूप समिति में वो अध्यक्ष बनाए गए, तो सारा श्रेय अंबेडकर जी को क्यों दिया जा रहा है? दलित वोट की राजनीति की वजह से क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा कि इस देश और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है लोकतंत्र के अंदर, और हमारा देश का लोकतंत्र 10 देशों के लोकतंत्र को लेकर के हमारा जो है देश का लोकतंत्र बना है, ठीक है, संविधान बनाया है। लेकिन संविधान के अंदर जितने भी उस समय हमारे महान व्यक्ति थे, वो जाति धर्म से न तौल करके उनको जो है एक योग्यता के आधार पे जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। जिसको जो काम दिया गया था वो उसने किया, अपना बखूबी से निभाया। लेकिन सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक जो है सीनियर मोस्ट व्यक्ति चुना जाता है। तो उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर सबसे योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने डीएससी क्वालिफाई थे। अच्छा, अब रही दूसरी बात ये आ जाती है कि हर आपके घर में भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक नेगेटिव विचारधारा, एक पॉजिटिव विचारधारा। अच्छा, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, हम किसी भी जाति धर्म को न तौला जाए, सब ने अपना अपना उम्दा और बढ़िया काम किया है देश के लिए, और आज भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में चुनाव होने की वजह से ये जो है इस मुद्दे को ज्यादा गरमाया जा रहा है। कुल मिला के भैया चुनाव है, और चुनाव की वजह से तो जो चुनावी पिटारे से ये शब्द बाण छोड़े जाएंगे और जनता के बीच में भ्रम पैदा जनता को भ्रमित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में ही गरीब हैं, सवर्ण के अंदर भी अति गरीब हैं। आप जाकर के देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखिए, आप परिवेश में देखिए। अब आ जाती है अपने कर्म की बात। व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसके आधार से उसकी भविष्य की आधारशिला मजबूत होती है। ठीक, कर्म के आधार पे आपसे आखिरी सवाल करेंगे। ये सर ने कहा कि कर्म के आधार पे आधारशिला तैयार होती है, सारा श्रेय, और कह रहे हैं उस समय योग्यता उनके अंदर ज्यादा थी, इसलिए उनको जो है निर्माता का श्रेय ज्यादा मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि जो भी मुद्दा इस समय सोशल मीडिया पे है, नेशनल टीवी पे जो भी चल रहा है, इस सब पूरी तरह से राजनीति से जो है प्रेरित है। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो गवई जज का मुद्दा हो, चाहे जो मिश्रा वकील है उनका मुद्दा हो, जो मनवाद, पोंगा पंडित, अंबेडकरवाद, जितना भी चल रहा सब राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि हमने जो है महर्षि वाल्मीकि को अपनाया। समझ रहे हैं कि नहीं? हम उस पीढ़ी से हैं, उस भारतवंशी हैं जो हमने महर्षि वाल्मीकि को अपनाया। महर्षि वाल्मीकि भी तो शूद्र जाति से थे, हैं? वेद व्यास को अपनाया, तो हम अंबेडकर को क्यों नहीं अपनाएंगे भाई? हम बीएन राव को क्यों नहीं अपनाएंगे? जितने लोग भी कमेटी में थे उन सब लोगों की, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो अंबेडकरवाद पर एक तरफा, अंबेडकर जी पे एक तरफा मतलब अपना तो यही उनकी, वो मानसिक विकलांग हैं, वो मानसिक रूप से विकलांग हैं, जो अपने को दलित कहते हैं। चिराग पासवान और मायावती अपने को दलित कहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे अपने आप को भाई? हम सवर्ण कहेंगे ना। हम रोड पे हैं तो सवर्ण हैं, और वो हवाई जहाज से चल रही तो दलित हैं। ये तो मानसिक विकलांगता के लक्षण है। ये मानसिक रूप से विकलांग लोग ही ऐसा कह सकते हैं कि हवाई जहाज से चलने वाला जो है दलित है और पैदल चलने वाला जो है वो सवर्ण है। तो दर्शकों, आपने देखा कि विवाद खड़ा हुआ एमपी के ग्वालियर से, और बीएन राव साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर संविधान के निर्माता के रूप में कौन जो चर्चा एक तरफा की बात हो रही कि क्यों ज़्यादातर जो श्रेय है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिल रहा है, भारत रत्न उनको क्यों मिला, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की बजाय मिलना चाहिए, बीएन राव साहब को मिलना चाहिए था। तो ये राजनीति है, अपने अपने स्तर पर लोगों का अपना अपना विचार है। बाकी जनता का क्या मानना है, जनता क्या तय करती है, और हमारे संविधान में क्या लिखा है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहती है, ये तो हमारे देश का संविधान ही बताएगा। बाकी इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।